Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridikilor and this is Laksh 2022 series. For the UPSC prelims of the 2022, UPSC prelims में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से, रादर करंट अफेयर से एसोसिएटेड जो स्टैटिक पार्ट होता है उससे भी आते हैं। लक्ष्य 2022 की सीरीज में हम एक्चुअली में वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटी, IR, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी का सर्टेन पोर्शन थ्रू मैपिंग हम जो पिछले पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं, जो मेजर न्यूज हैं और उनसे एसोसिएटेड जो स्टैटिक पोर्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वी विल कवर दैट इन लक्ष्य 2022। सो अगर आपको कंफ्यूजन था कि हम पूरे साल के करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज करें, दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन फॉर यू। इसकी जो क्लास है वो शाम को 6 बजे, हर रोज एक क्लास आती है 6 बजे, जिसमें अंदर हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। ऑल्सो 25 अप्रैल से बेसिकली सुबह 11 बजे भी, यानी कि 1 महीने तक दिन में 2-2 क्लासेस करनी है और आपके ऑलमोस्ट 1 ईयर के सारे करंट अफेयर्स जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार पूछे जाएंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। सो the problem which you were facing has already been solved. You only need to focus on the static right now. आज हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स करेंगे पिछले साल के। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज कि पहली न्यूज कौन सी है। पहली न्यूज है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिलेटेड। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है जो कि 100 साल पूरे कर चुकी है। मतलब कि वेरी लेजिटिमेटली ये 1922 को बनाई गई थी और 1922 से लेकर कंसिस्टेंटली जब भी भारतीय पार्लियामेंट रहा है उसके अंदर एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रही है। इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। यूजुअली यूपीएससी कभी भी किसी भी चीज का जब 100 साल पूरे हो जाता है या बस एनिवर्सरी 50th 150th, तो उसके ऊपर वो, क्योंकि वो न्यूज काफी रेगुलरली न्यूज़पेपर्स में आती है, उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, तो उन पे क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। 1921 में बेसिकली पहली बार ये प्रपोजल रखा गया था कि जो उस समय जो पार्लियामेंट था, इंपीरियल पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, मॉन्टेक चैंसफोर्ड रिफॉर्म्स ने सजेस्ट किया कि उसमें एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होनी चाहिए। यानी कि जो भी लेजिस्लेचर्स हैं, जो भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, वो एक कमेटी बनाएंगे और जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है पब्लिक अकाउंट्स में से, उसको ऑडिट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी प्रेजेंट डे में ये बात जानने योग्य है कि इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं एंड इट इज फिक्स्ड, जिसमें 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होंगे। लेकिन 15 और 7 किस प्रकार से आते हैं? वो आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के जितने परसेंटेज ऑफ पीपल पार्लियामेंट के अंदर है, उसी परसेंटेज की बेसिस पर इसके अंदर होंगे। तो किसी के भाई जैसे कि पार्लियामेंट में टोटल 50% मेंबर्स किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो 22 में से 11 मेंबर होंगे उसी पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। तो किसी के बेसिकली सिर्फ 10 हैं तो बेसिकली 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। एक सबसे खास बात जो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, उसका मिनिस्टर यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मेंबर होते हैं, जिन्हें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कहा जाता है या आप एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, उसका कोई मेंबर बेसिकली इसका मेंबर नहीं बन सकता है। जैसे कि भाई हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो ये जो लोग मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री पद जिनके पास होता है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर नहीं होते। इट्स ऑल्सो लॉजिकल। क्यों? क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव जो खर्चा कर रहा है, जो पैसे खर्च कर रहा है, उसको ऑडिट करना। तो मिनिस्टर्स जो कि एक्चुअली में खर्चा करते हैं, उनको इस कमेटी का मेंबर बनाने का कोई खास फायदा नहीं होगा। उससे अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी? यूजुअली ये कमेटी 1 साल के लिए बनाई जाती है। चेयरमैन स्पीकर अपॉइंट्स फ्रॉम अमंग दी मेंबर्स और 1967 के बाद एक कन्वेंशन बना है। मतलब कि कोई रिटन रूल या कोई रेगुलेशन नहीं है, ना ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा गया है कि ऐसा होना चाहिए, बट इट्स जनरल कंसेंसस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसका जो चेयरपर्सन हो वो हमेशा अपोजिशन पार्टी के द्वारा, अपोजिशन पार्टी का ही होता है। तो रूलिंग पार्टी का बेसिकली इसमें नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? ये ऑडिट रिपोर्ट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, कैग जो रिपोर्ट बनाता है उसको बेसिकली स्टडी करते हैं और उसकी समरी को बेसिकली पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। अगर आपने कैग का चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो कैग के चैप्टर में एक सेंटेंस दिया हुआ है कि कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल इज बेसिकली द फिलोसफर मेंटर एंड गाइड ऑफ द पैक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बेसिकली जो वो काम करते हैं कैग, उसका जो सबसे ज्यादा महत्व है वो बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेंबर्स के लिए ही होता है। They examine the appropriation and the finance accounts of the central government। मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा जो भी बनाई गई ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं, इस बात की जजमेंट देते हैं कि जो पैसा डिसबर्स किया गया था, हर साल गवर्नमेंट
बजट पास करती है पार्लियामेंट में, और उस बजट का बेसिकली क्या मेन अर्थ होता है कि जो जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको पैसा दिया जाता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कुछ पैसा दिया जाएगा सो दैट दे कैन स्पेंड ऑन द वेलफेयर प्रोग्राम्स, उसी प्रकार से सोशल मिनिस्ट्री को, ट्राइबल मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, एंड सो ऑन एंड ऑन। इस प्रकार से वो जो पैसा दिया गया है, क्या वो लीगली दिया गया था, क्या वो उसी बंदे को, उसी डिपार्टमेंट को दिया गया जहां पर पैसा जाना चाहिए था, वेदर दे हैव एक्चुअली लीगली स्पेंट दैट, क्या वो एक्सपेंडिचर वहीं पर किया गया जिसके लिए मिनिस्ट्री ने पहले बताया गया था। इन सारी चीजों को स्क्रूटिनाइज करता है कैग। वो रिपोर्ट दे देता है पैक को, और पैक उस रिपोर्ट को स्टडी करता है, उसी रिपोर्ट को और स्क्रूटिनाइज करता है और पार्लियामेंट के सामने अपनी जो टिप्पणियां हैं उनको रखता है। Expenditure confirms to the authority that governs it. Every reappropriation has been made in accordance with the related rules. तो बेसिकली स्टेट कॉर्पोरेशंस और PSUs के जो अकाउंट्स होते हैं उनको भी बेसिकली हमारी जो पैक कमेटी है वो बेसिकली स्टडी करती है। अब इन सारे जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जो एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू जो अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, उसकी एक्चुअल ऑडिट की करता है कैग। वो एक्चुअल ऑडिट कैग कर देता है, लेकिन वो कैग जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को कौन स्टडी करता है? दैट इज एक्चुअली अ जॉब ऑफ दी पैक। पैक का बेसिकली काम है कि एक साल में गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया उसके ऊपर नजर रखना। मतलब कि पार्लियामेंट्री कमेटी थोड़ा सा ऑफ्टन थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, बट 3 पार्लियामेंट कमेटी जो कि हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इंडियन पार्लियामेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है दैट इज बेसिकली पैक। आज एक्चुअली में जो फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर ही हमारा होमवर्क मिल गया है कि आज हमें पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री कमेटीज को स्टडी करना है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, एस्टिमेट्स कमेटी को, कमेटी ऑन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज है, इनको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना है। इसमें मेंबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, एंड हु हेड्स इट, वेदर द अपोजिशन पार्टी हेड्स इट या फिर बेसिकली रूलिंग पार्टी हेड इट। आज का ये इंपॉर्टेंट होमवर्क है। मनी, इफ द मनी इज इन एक्सेस, ये सारी की सारी बातें करके फाइनली जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के पास रखी जाती है। द आइडिया ऑफ द पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज टू कीप गवर्नमेंट अकाउंटेबल पर्टेनिंग टू द एक्सपेंडिचर। इसके नाम में वैसे लिखा हुआ है पब्लिक अकाउंट्स, वो वाले अकाउंट्स जो कि बेसिकली पब्लिक के हैं, यानी कि ऐसा पैसा जो कि पब्लिक से आ रहा है और पब्लिक के लिए खर्च किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उसकी जो अप्रोप्रिएट करती है, उसको जो यूज़ करती है वेलफेयर स्कीम्स में या मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो किया जाता है, उसके ऊपर नज़र रखना, उसको स्क्रूटिनाइज करना, टू फिगर आउट कि कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा है, पैसा जिसको मांगा था उसी को दिया गया है, उसी ने खर्च किया है, उसी चीज़ के लिए खर्च किया है जिस चीज़ के लिए खर्च किया गया है, इज प्राइमरली द जॉब ऑफ द पैक। बट इस न्यूज़ से सिर्फ ये मत समझना कि बस ये हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही करना है। इस न्यूज़ से हमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें इस न्यूज़ से पिकअप करनी है, वी हैव टू डू द पार्लियामेंट्री कमिटीज इन होल। ये चैप्टर आपको इस बात का हिंट देता है, ये न्यूज़ आपको इस बात का हिंट देता है कि यू शुड जस्ट रिवाइज द कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू दी पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ 1996 एक्ट। ठीक है, पेसा एक्ट इन शॉर्ट में जिसे कहते हैं, उसकी भी एनिवर्सरी है, उसके भी बेसिकली 25 साल हो चुके हैं। भारत की आज़ादी के भी बेसिकली 75 साल हो चुके हैं। तो 75 साल के उपलक्ष्य में, आज़ादी के उपलक्ष्य में देश मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इट्स पूरे साल का एक फंक्शन है जो कि पिछले 75 साल की जो अचीवमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, इंपॉर्टेंट लॉज है, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी में पेसा एक्ट 1996 में पास किया गया था। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अमेंडमेंट है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि बेसिकली पंचायती राज सिस्टम को, यानी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73rd ऐड करती है एक पार्ट 9th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अकॉर्डिंग सारे के सारे देश में जितने भी गांव हैं वहां पर एक पंचायती सिस्टम के लिए इलेक्शंस होने चाहिए हर 5 साल में। वो कॉन्स्टिट्यूशनली अब ऑब्लिगेशन है। 74th सेम काम करता है म्युनिसिपैलिटीज के लिए। लेकिन जब 73rd अमेंडमेंट पास हुई थी, तो जो पंचायती राज एक्ट है वो जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, जो कि हमारे 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उनके ऊपर वो लागू नहीं होता था। मतलब कि वहां पर वो पंचायत के इलेक्शंस नहीं किए जाते थे। इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास किया जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि वो पंचायती राज लॉ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसकी एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। कौन से शेड्यूल्ड एरियाज? जो कि 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। अब 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10 ऐसी स्टेट्स हैं
जिनमें कुछ एरियाज जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड हैं उनको शेड्यूल्ड एरियाज की तरह डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो जो वो शेड्यूल्ड एरियाज की तरह डिक्लेयर्ड एरियाज हैं, उनके कस्टम्स, उनकी कल्चर जो है वो बड़ी ही डिस्टिंक्ट है। उनके रहन सहन के तरीके, उनके गवर्नेंस, उनके लोकल गवर्नेंस के तरीके बहुत ही अलग है। तो उसके लिए वो पंचायती राज एक्ट वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन उसको किसी मॉड्यूलेशन फॉर्म में, किसी मॉड्यूलेट करके एक नए फॉर्म में अगर उसको एप्लीकेबल कराने के लिए पेसा एक्ट किया गया। आर्टिकल 243 एम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 9 का है, वो कहता है कि ये पार्ट 9 का पूरा जो प्रोविजंस है, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल। ठीक है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहते हैं। तब पार्लियामेंट ने एक्सटेंड किया उसी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को विद मॉडिफिकेशन अंडर द पेसा एक्ट। Using these provisions, PESA Act was enacted on the based on the recommendation of एक specific committee थी, जिन्होंने recommend किया कि जो scheduled areas है वहां पे भी ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए कुछ न कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। एंड वन वे टू डू इज दैट कि पंचायती राज का जो एक्ट बनाया गया है उसको मॉड्यूलेट कर दो, उसको मॉडिफाई कर दो, बट डू एक्सटेंड इट टू द शेड्यूल्ड एरियाज। और उस कमेटी का नाम है दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। ये याद रखना, ये अच्छा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि काफी सारे एग्जाम्स में रेगुलरली पूछा जाता है। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर पेसा एक्ट बना था। पेसा एक्ट का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। अगेन लक्ष्य जो पंचायती राज था उसका भी यही पर्पस है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, सेल्फ रूल को प्रमोट करना। पेसा एक्ट जो कि एक्सटेंड करता है सेम चीज को शेड्यूल्ड एरियाज में, उसका ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव जो होगा वो सेल्फ रूल के लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। इट सेफगार्ड्स एंड प्रिजर्व्स ट्रेडिशंस एंड customs of the particular tribe and obviously ensure participatory democracy। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट के अंदर सिर्फ एक फर्क है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो पूरे देश के ऊपर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होता है और एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है। पेसा एक्ट शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर लगता है और उसके अंदर जरूरत पड़ने पर अगर ट्राइब्स के कस्टम्स से एसोसिएटेड या उनके ट्रेडिशन से एसोसिएटेड कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो वो मॉडिफिकेशन की जा सकती है और मॉडिफिकेशन करी जाती है। स्टेट लेजिस्लेशन ऑन पंचायत इन द शेड्यूल्ड एरियाज की बेसिकली जो एक्ट है, पंचायत का जब एक्ट बनाया जाए शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, तो वहां के जो भी कस्टमरी लॉ हैं, जो भी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनके कॉन्सोनेंस में बनाया जाए। जैसे कि पंचायती राज में होता है, हर गांव के अंदर एक ग्राम सभा होती है, सेम पेसा एक्ट के अंदर भी होता है कि हर एक ट्राइबल गांव के अंदर एक ग्राम सभा बना दी जाती है। ग्राम सभा क्या होती है? किसी भी विलेज में 18 साल से ऊपर के जो भी इंडिविजुअल होते हैं या फिर जो भी वोटिंग एज के इंडिविजुअल होते हैं, दोज आर पार्ट ऑफ द ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा के जो लोग होते हैं ये डिसीजंस लेते हैं किस चीज का? भाई वहां पर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है, सड़क कहीं पर बननी है, तालाब बनना है, स्कूल बनना है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, गवर्नमेंट कोई पैसा देती है वेलफेयर प्रोग्राम के लिए तो उसको कैसे खर्च करना है। ग्राम सभा बेसिकली प्लान्स, प्रोग्राम्स अप्रूव करती है जो भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली ग्राम सभा का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है कि दे आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज अंडर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट बड़े सारे से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाती है, उसका बेनिफिट लोगों तक कैसे पहुंचेगा? सबसे पहले उसके अंदर स्टेप जो होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि किसके लिए ये प्रोग्राम है, उसको डिलीवर कैसे किया जाए। सो दैट आइडेंटिफिकेशन कि गांव में किसको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की जरूरत है, दैट इज एक्चुअली डन बाय द ग्राम सभा इटसेल्फ। ये स्पेसिफिकली पेसा एक्ट के बारे में जरूर अंडरस्टैंड कर लेना। पेसा एक्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और क्योंकि अभी अभी रिसेंटली 25 साल हुए हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ उसको मनाया भी जा रहा है, सो नेसेसरली इसके ऊपर कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। अच्छा, अभी अभी लास्ट ईयर बंगाल में बेसिकली इलेक्शंस हुए थे। बंगाल में इलेक्शंस हुए लेकिन उसके बाद वहां पर कई जगह पर पोस्ट पोल वायलेंस देखी गई है। मतलब कि जब पोल्स खत्म हो जाते हैं, इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं तो कई जगह पर वायलेंस हो जाती है सोशल फोर्सेस की वजह से, मतलब इलेक्शन के फोर्सेस की वजह से। अब ये वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस होने लग रही है उसकी वजह से अपोजिशन ने डिमांड किया कि प्रेसिडेंट को इस समय आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूज करके यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए और वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा देना चाहिए। अब ये क्या क्या है इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्यों आर्टिकल 355 का यूज कर रहे हैं। आर्टिकल 355 इंडिया का आता है इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर, राइट। इंडिया में 3 प्रकार की इमरजेंसीज इशू हो सकती हैं। पहली वाली नेशनल इमरजेंसी,
आर्टिकल नंबर 352, थर्ड वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360। 360 की जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इंडिया में आज तक डिक्लेयर नहीं की है पिछले 75 सालों में, और आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, देश में इस समय 3 बार डिक्लेयर की जा चुकी है। इसके अलावा एक और इमरजेंसी होती है जिसको कहते हैं 356, जिसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। इसी चीज को कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल। अब 356 से पहले वाला एक आर्टिकल है 355, जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि किस वजह से आर्टिकल 356 यूज कर रहे हैं। 355 आर्टिकल के अंदर दो बातें लिखी गई है। सबसे पहली तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर स्टेट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल अग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से। तो फॉर एग्जांपल पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, अगर पाकिस्तान अटैक कर देता है, मतलब कि एक एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पंजाब फ्रॉम द एक्सटर्नल अग्रेशन। उसी प्रकार से लेट्स से कि भाई ओडिशा, झारखंड, ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर माओइज्म या फिर नक्सलिज्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस है। ऐसे टाइम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को उससे प्रोटेक्ट करे। पहली ड्यूटी तो ये हो गई, और दूसरी ड्यूटी है ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी ड्यूटी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि जो राज्य सरकारें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चले, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चले, और अगर ऐसा ना चलता हो तो वो आर्टिकल 356 यूज करके बेसिकली सस्पेंड कर सकते हैं उस गवर्नमेंट को, और वहां प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। सो वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस हो रही है, पोस्ट पोल वायलेंस जो हुई थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में अपोजिशन पार्टीज का कहना था कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं चल रही है, इसीलिए इट शैल बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 355 और 356 के बीच में यही रिलेशन है। आर्टिकल 355 कहता है कि यूनियन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि राज्य सरकारें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चले। आर्टिकल 356 कहता है कि अगर इस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अगर फेल हो जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहां पर फेल हो जाए तो सस्पेंड भी किया जा सकता है। तभी आर्टिकल 356 जब भी जगह पे यूज होता है, और कई बार यूज हो चुका है, 100 से 150 बार यूज हो चुका है आजादी के बाद, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करके वहां पर प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लग जाता है जब तक अगले इलेक्शंस ना हो जाए। प्रेसिडेंट रूल दो ग्राउंड्स के ऊपर इंपोज किया जा सकता है, याद रखिए। पहला, आर्टिकल 356, proclamation can be issued when the state is not being carried in accordance with the provision of the constitution। now ये provisions of the constitution क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इसकी जो जजमेंट है इन जनरल गवर्नर या प्रेसिडेंट की जजमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा एम्बिगुअस टर्म है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यस, वायलेंस, अगर स्टेट के अंदर वायलेंस हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं रोक पा रही है, वुड बी कंसिडर्ड प्रोविजन की बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो चुकी है। दूसरा, आर्टिकल 355, 356 और 365, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दो ड्यूटी बताता है, ये एक रीजन बताता है कि कैसे गवर्नमेंट सस्पेंड होनी चाहिए, और ये सेकंड वाला रीजन बताता है कि कैसे गवर्नमेंट सस्पेंड होती है। आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए किसी डायरेक्टिव या किसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना कर पाए तो माना जाएगा कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो चुकी है। स्टेट fails to comply with the directions of the central government, it will be lawful for the president to hold that the state cannot be carried in accordance with the provisions of the constitution। so दो तरीके हैं, दोनों के दोनों तरीके जब स्टेट गवर्नमेंट के सस्पेंशन के होते हैं, दोनों में when the state government cannot work according to the provisions of the constitution or there is a constitutional breakdown of the machinery, state machinery, गवर्नमेंट कैन बी सस्पेंडेड। इसमें आपको जब भी स्टेट, अच्छा, नेशनल इमरजेंसी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, उस पर कम क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी ही नहीं है तो उस पर भी रेयर क्वेश्चन आते हैं, परंतु स्टेट इमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर रेगुलरली डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। नाउ आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रीड द इमरजेंसी चैप्टर। आज जो हमारा इमरजेंसी का चैप्टर है जिसके अंदर हमारे पास तीनों प्रकार की इमरजेंसी है, उन्हें जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट इमरजेंसी। एक छोटा सा टॉपिक है, सेक्रेटरी जनरल। हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, लाइक जैसे कि लोकसभा में स्पीकर है और राज्यसभा में हमारे चेयरमैन है। इसमें एक और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंपॉर्टेंट है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, जिसका नाम है पीसी मोदी रिप्लेसेस द रामाचुरियल्ला एज द राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल। He is basically the third in command of the Rajya Sabha. Now this was important, why? क्योंकि पीसी मोदी बेसिकली एक IRS थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर थे, एंड इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक IRS
राज्यसभा के बेसिकली सेक्रेटरी जनरल बन गए। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड ऑफिशियल्स जाते हैं, बट यू कैन इजीली अज्यूम कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स अब सारे ऐसे तो लोग नहीं है जो कि बैठ के दे डोंट हैव द एक्सपर्टीज कि वो लॉ बना दे। एंड सच अ बिग इतना बड़ा जो पार्लियामेंट इज इंस्टीट्यूशन, राइट, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ बैक ऑफिस भी होगा। उस बैक ऑफिस को कहा जाता है सेक्रेटरियाट। तो एक राज्यसभा सेक्रेटरियाट है जो कि राज्यसभा का पूरा बैक ऑफिस है, और एक लोकसभा सेक्रेटरियाट है जो कि लोकसभा का पूरा बैक ऑफिस होता है। राज्यसभा सेक्रेटरियाट के जो हेड हैं उनको कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। ही इज द हेड ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरियाट एंड ही इज द एडवाइजर टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ऑब्वियसली राज्यसभा के जो चेयरमैन है वही इसको अपॉइंट करते हैं। मतलब कि अगर हम हायरार्की में देखें, ही इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी आफ्टर द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। इनके पास जो स्पीकर और चेयरमैन के पास जो बेसिकली इम्यूनिटीज होती है वही है। इनको अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके ऊपर नहीं लग सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन प्लस ब्रीच ऑफ हिज राइट्स को माना जाता है कि हाउस का ही कंटेम्प्ट हो गया। एक फैक्चुअल नॉलेज को याद करके रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, क्या आप याद कर पाए? अभी कर लेते हैं। देखिए कई बार हमें एक ऐसा नाम डिफिकल्ट लगता है और जिसको पता चलता है कि ये याद नहीं हो पाएगा। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, सर ये कहीं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है हमने तो, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी नो। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी वाज द, पढ़ा है, यू आर एक्चुअली राइट अबाउट इट, इन द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अराउंड 1885 देयर इज अ नेम ऑफ द सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, जो कि आपको याद करना पड़ सकता है, बट आसान है इसीलिए और याद रहेगा कि जब भी पॉलिटी का रिलेटेड क्वेश्चन हो और कोई पूछे आपसे कि राज्यसभा का पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था, वेल गेस सर, वी नो इट वाज सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में एसोसिएटेड कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 98 प्रोवाइड करता है कि एक पार्लियामेंट का सेपरेट सेक्रेटरियाट होगा। तो हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए दो ही है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक डिफरेंट सेक्रेटेरिएट स्टाफ दिया जाएंगे। कॉमन पोस्ट भी जरूरत होने पर कर सकते हैं। ऑब्वियसली लोकसभा राज्यसभा सेम ही काम कर रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर सेम आदमी भी बेसिकली कोऑर्डिनेट कर लेता है, नथिंग साइन। इनके जो रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस है, इसका भी एग्जाम होता है और काफी अच्छा एग्जाम होता है सेक्रेटरिएट के लिए। लोकसभा सेक्रेटरिएट के लिए हायर करते हैं गवर्नमेंट, और राज्यसभा सेक्रेटरिएट के लिए इट्स अ गुड जॉब। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है शुड कीप देयर आइज ओपन फॉर दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स। सरलता से हो जाते हैं, उसमें जो पूरा का पूरा सिलेबस होता है वही जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वही। आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना है, यूपीएससी की प्रिपेयर करते करते सेक्रेटरिएट का एग्जाम आए उसी दिन बस एक बार देने चले जाओ। देयर आर सम पीपल जो कि बड़ी आसानी से इस पेपर को निकाल लेंगे, तो एक सिक्योरिटी लगी रहती है और इसके साथ साथ एग्जाम की तैयारी भी अच्छी होती है। प्रेसिडेंट कंडीशंस को रेगुलेट करता है ऑब्वियसली, सो इसमें कोई साइंस की बात बड़ी है नहीं। चलिए, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इफ देयर इज सम इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़। इट हैज बीन आस्क्ड इन मेंस इन लास्ट डेकेड एटलीस्ट ट्वाइस। प्रीलिम्स में भी बेसिकली क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने अभी भी रिसेंटली कहा कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट जो है उसका नाम क्या है? इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट। ऐसा एक्ट जो कि इंटर स्टेट रिवर्स के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए था। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सॉल्विंग दैम। अब देखिए मैं सच्ची बताऊं, प्रॉब्लम है रिवर्स की। क्यों? क्योंकि रिवर्स को पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है। ज्योग्राफी डजंट अंडरस्टैंड द पॉलिटी, रादर इट डजंट इवन ओबे द पॉलिटी। ह्यूमन लाइफ जो है वो पूरी की पूरी पॉलिटी के साथ पॉलिटी उसको ओबे करनी पड़ती है, बट रिवर्स बॉय दे सिंपली डोंट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल बॉर्डर्स, नीदर इंटरनेशनल नॉर नेशनल, नीदर स्टेट बॉर्डर्स। तो रिवर का जहां मन करता है वो वहां बहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा देश है, कौन सी दुनिया है, कौन से किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, किसको कितना पानी मिल रहा है। दे आर रिवर्स। एक चाइना में ओरिजिनेट होती है, उसके बाद इंडिया में आती है, उसके बाद बांग्लादेश में जाती है, फिर समुद्र में मिल जाती है। एक चाइना में तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, इंडिया आती है, फिर पाकिस्तान जाती है, फिर अरेबियन सी में मिल जाती है। सो as far as the rivers are concerned, they really do not care about the human condition as much as we would want them to be. अब इंटरनेशनली जो इश्यूज हैं वो उनका इंटरनेशनल मुद्दा है, चलिए, लेकिन नेशनली भी बेसिकली हमारी जो देश है, हमारा वो देश है जो कि एक फेडरल यूनिट है, फेडरल कंट्री है, तो वो भी अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड है। रिवर्स यहाँ पर भी कोई बॉर्डर फॉलो नहीं करती, तो कोई तमिलनाडु से बहकर केरला में चली जाती है, कोई आंध्र प्रदेश से कर्नाटका, मतलब द रिवर्स बेसिकली फ्लोज थ्रू सेवरल स्टेट्स। फॉर ह्यूमंस दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम। व्हाई? क्योंकि अब अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग रीजनल आइडेंटिटी के साथ उस रिवर के अंदर अपना अलग अलग शेयर मांगते हैं। इससे हो जाता है दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट, जिसको कहते हैं इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट।
ये बात हमें बहुत पहले से पता थी, इंडीड ये हमेशा से होता रहा है। पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रिसोर्स होता नहीं है। तो पानी किसको कितना मिलेगा, इस बात के ऊपर रेगुलरली ह्यूमैनिटी के बीच में लड़ाई रही है, चाहे वो सेम देश के हो चाहे वो दूसरे देश के हो। अब ये बात क्योंकि हम समझते थे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल नंबर 262 ऐड किया गया, जिसमें इस बात का उद्देश्य लगाया गया कि जो ये स्टेट वाटर या रिवर वैलीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो उसकी एडजुडिकेशन कैसे की जाएगी। पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है इस चीज के लिए कि इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली के लिए। इसके लिए पार्लियामेंट ने बेसिकली लॉ बनाए, दो प्रकार के लॉ बनाए हैं। सबसे पहला रिवर बोर्ड्स 1956 एक्ट, और दूसरे वाला जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रोवाइड कि जब ऐसा कोई डिस्प्यूट के लिए कोई लॉ बनाया जाए या कोई ट्राइब्यूनल बनाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट या दूसरी कोई कोर्ट है वो उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं कर पाएंगी। कहने का मतलब है कि भाई किसी दो रिवर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया और दो स्टेट के बीच में रिवर पे ऊपर डिस्प्यूट हो गया, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, लॉ के द्वारा उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा एंड दैट कैन नॉट बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। एक तो रिवर बोर्ड एक्ट है। रिवर बोर्ड एक्ट इस समय हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे करंट अफेयर के लिए। हम इसके ऊपर फोकस करते हैं इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट। अब इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट ने क्या किया, इसमें यह उद्देश्य था कि जब भी कोई रिवर डिस्प्यूट हो तो उसके लिए एक एडहॉक ट्राइब्यूनल बना दिया जाए। ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में हो या दो प्लस मोर, तीन स्टेट, चार स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर रिवर के ऊपर, गोदावरी के ऊपर डिस्प्यूट है, कावरी के ऊपर, कृष्णा के ऊपर डिस्प्यूट है, तो एक ट्राइब्यूनल बना दिया जाता है। एड हॉक होता है जिसका पर्पस ये होता है कि वी विल गिव ए जजमेंट ऑन दिस डिस्प्यूट एंड देन द ट्राइब्यूनल वुड बी एक्चुअली डिसबैंडेड। डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल इज बेसिकली फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और कोई और दूसरी किसी प्रकार की कोर्ट है उसके बीच में इंटरवीन नहीं कर सकती। इसमें चेयरमैन प्लस मेंबर्स ऑफ वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो होते हैं वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इसी से एसोसिएटेड एक अमेंडमेंट है जो कि 2019 में पास की गई है लोकसभा के अंदर, लेकिन अभी तक राज्यसभा में पेंडिंग है, जिसमें एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी और एक सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का जो एक्ट था उसमें एडहॉक ट्राइब्यूनल बनते थे, एडहॉक ट्राइब्यूनल बनते थे अलग अलग रिवर्स के। अच्छा, छोटे ट्राइब्यूनल मतलब ऐसा नहीं कि समय कोई लिमिट होता था, 10 15 20 साल तक वो ट्राइब्यूनल चल सकते थे। तो वो नया अमेंडमेंट एक्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है कि एक परमानेंट बॉडी, फॉर एग्जांपल एक परमानेंट कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में रिवर वाटर डिस्प्यूट तो सॉल्व हुए नहीं है, तो ऐसी आशंका है नहीं कि ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगले कुछ डेकेड्स में भी। सो वी नीड अ परमानेंट बॉडी, एक्सपर्टीज की परमानेंट बॉडी हो, जजेस की परमानेंट बॉडी हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉब्लम को, जो कि इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, उन्हीं को बेसिकली सॉल्व करने में, या रिवर वैलीज पे कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के अंदर मेहनत करे। कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बोला कि गवर्नमेंट इस बात की पॉसिबिलिटी को एग्जामिन कर रही है कि क्या जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, 2010 से पहले भारत में क्या सिचुएशन था कि कोई भी इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन जो है, इंडियन सिटीजन अगर देश से बाहर रहता था 6 महीने से ज्यादा तो उसको बेसिकली वोट करने का अधिकार नहीं मिलता था। 2010 से पहले एनआरआई का जो नेम हुआ करता था, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब आदमी रहता बाहर है देश में, कनाडा में रहता है, यूएस में, कहीं पे भी, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जापान में कहीं पे रहता है, बट पासपोर्ट उसके पास इंडिया का है। तो अगर वो 6 महीने से ज्यादा इंडिया से बाहर रहता था तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया जाता था। बिफोर 2010 दिस वाज द सिचुएशन। तो इन जनरल वो बेसिकली इंडिया में वोट नहीं कर सकता था, दो वो इंडियन नागरिक होता था। दैट एक्चुअली चेंज लेटर ऑन। अब बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट है 2010, उसने इस बात को बदल दिया, और जो एनआरआई एलिजिबल होता है, एलिजिबल ऑब्वियसली सारे एनआरआई एलिजिबल ही हैं अनटिल अनलेस कुछ गलत काम ना किया उन्होंने, तो जो एनआरआई एलिजिबल होता है who stay outside for more than 6 months are still able to vote. But look at the real problem. What is the problem? कि वो खुद आके वोट करेगा। So if there is a person who is living in Canada और in Australia, जिस दिन वोटिंग डे होता है उसको अपने वापस वहीं पर आना पड़ता है, जिस जगह पर वो, जिस पोलिंग बूथ पर वो रजिस्टर्ड है, और उस पोलिंग बूथ पर ही बेसिकली वोट करनी पड़ती है। नाउ Whether we know it or not, I pretty much believe कि कनाडा से वापस आने की, यूएस, यूरोप, कहीं से भी वापस आने की जो फ्लाइट टिकट है वो काफी महंगी पड़ती होगी, रिटर्न टिकट पूरी महंगी पड़ती, एंड देन देयर इज अ होल एक हफ्ते का उसको पूरा का पूरा ऑफिस से ब्रेक भी लेना पड़ेगा। सो दो दिस टेक्निकली लीगली दिस इज अवेलेबल फॉर एवरी एनआरआई टू कम एंड वोट, इट डजंट हैव अ प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस। बेसिकली वो लोग यूजुअली जनरली नहीं आ पाते हैं, तो जो ये ओवरसीज वोटर टर्नआउट है इट रिमेन्स लो।
Not surprising for us, we would have actually easily guessed it. But luckily इतना भी guess नहीं कर पाते थे. There are 25,000 voters जो कि actually में आए थे. वो था कि 90% ऑफ जो 25,000 वोटर्स थे वो सारे के सारे केरला में थे, ठीक है. तो जो केरला की एक लार्ज पॉपुलेशन गोज टू द मिडिल ईस्ट फॉर वर्किंग, वो मिडिल ईस्ट से बेसिकली छुट्टी लेकर वोट करने आ गए 22,000. बाकी पूरे के पूरे देश में सिर्फ 2,500 ऐसे लोग थे एनआरआईज जो कि अपने देश से वापस आए थे, विच आई बिलीव प्रोबेबली वाज बिकॉज क्योंकि वो उस समय कंट्री में ही थे. Nobody would have probably came specially for the voting. If somebody came, that person does believe in the truly in the democracy. Nevertheless, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसी चीज के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच किया. उन्होंने कहा कि एनआरआईज को वोट करने के लिए परमिट करते हैं पोस्टल बैलेट से, या जो एक सिस्टम जो कि सर्विस वोटर यूज करते हैं. हमारे देश के जो वोटर्स हैं, जैसे कि भाई जो आर्मी में काम करते हैं, अब आर्मी में काम करते हैं तो वो उस दिन वहां पर जो जहां पर वोटिंग होती है वहां पर वोट करने के लिए नहीं आ सकते. सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले जो लोग हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे अगर उनको इलेक्शन डे पर ही करनी हो. दे कांट लीव देयर पोस्ट. उनके लिए एक सिस्टम अवेलेबल है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम. बेसिकली उनके जो रजिस्टर्ड ईमेल होती है उनके पास एक पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर दिया जाता है. वो उसको डाउनलोड करते हैं, अपना जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं उसे अपना ठप्पा लगाते हैं और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को मेल कर देते हैं अपनी वोट को. मतलब कि हमारे जो सर्विस वोटर्स हैं वो इस प्रकार से वोट करते हैं, वो पोलिंग स्टेशन नहीं जा सकते हैं. तो ये आर्मी में लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस में फोर्सेज हैं, उनकी ड्यूटी होती है, दे कांट लीव देयर पोस्ट ऑन दैट डे. तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली अपना पोस्टल बैलेट मिलता है, वो उसको डाउनलोड करते हैं, अपना उसके ऊपर ठप्पा लगाया अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पसंद की पॉलिटिकल पार्टी पर, and then they mail it to the returning officer, respective returning officer, जो कि उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक मेल में वो डेटा मिल जाता है. So Election Commission of India is suggesting and asking government कि we shall actually give something similar to the NRIs, क्योंकि जो overseas voter है वो legitimately allowed है वोट करने के लिए, but उसकी practical implication है ही नहीं. When and how he can come? It technically is not possible. ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर कोई नेपाल में भी रहता है, वो नेपाल से आने में ही 50,000 रुपए का खर्चा और 4 दिन की छुट्टी लग जाएगी. So that is quite actually expensive for most of the people. So ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है वोट करने के लिए. अभी तक हुआ नहीं है, बट इन नियर फ्यूचर प्रोबेबली हो सकता है बिफोर मेंस हो जाए. सो यू योरसेल्फ शुड कीप अपडेटेड विद दिस न्यूज़. इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो बेसिकली वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर मिल जाता है. इन केस अगर वहां नहीं मिला हो तो बेसिकली इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स या फिर और यूपीएससी प्रीलिम से एसोसिएटेड क्वेश्चंस है तो मैं बेसिकली इस टेलीग्राम हैंडल के ऊपर भी अवेलेबल हूँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द लक्ष्य 2022. टुडे इज 24th of April और कल 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे 11 o'clock पर भी एक नई क्लास स्टार्ट होगी. राइट, देयर आर 2 क्लासेस इन द लक्ष्य सीरीज. एक तो शाम को जो 6 बजे आती है 6 PM के ऊपर, एंड कल 25 अप्रैल से बेसिकली एक क्लास हर रोज सुबह 11 बजे भी आया करेगी. उसके अंदर भी करंट अफेयर्स है. कल इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है शशांक सर के द्वारा. सो डू ट्यून इन फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि करंट अफेयर्स आधे आधे करके नहीं काम चलेगा. वी हैव टू डू द बोथ द क्लासेस. ये अगले 1 महीने तक चलेगी, बट इट विल एक्चुअली कवर एटलीस्ट 1 year ऑफ द करंट अफेयर्स फॉर यू. I'll see you in the next Lux 2022 series class tomorrow. But till then, have a very good day.